भौतिक भूगोल में पृथ्वी की उत्पत्ति का अध्ययन एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जिससे हम न सिर्फ हमारी पृथ्वी बल्कि आसपास का सौरमंडल उसके बारे में जानकारी करेंगे। तो पृथ्वी हमारे सौरमंडल का एक प्लेनेट है। इसके अलावा सौरमंडल के अंदर ही 8 अन्य प्लैनेट्स आते हैं, जिसमें मरकरी, वीनस, फिर जो पृथ्वी अपने बताई वो, फिर मार्स, अर्थ, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। तो ये 9 ग्रह हैं जो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, रिवॉल्व करते हैं। रिवॉल्व में और रोटेशन में फ़र्क ये है, घूर्णन और परिभ्रमण। परिभ्रमण है रिवॉल्यूशन और घूर्णन है रोटेशन। तो रिवॉल्यूशन और रोटेशन में अंतर ये है कि जब अपनी ही धुरी पर कोई चीज़ घूमती है उसे हम रोटेशन बोलते हैं, और किसी रिलेटिवली दूसरी बॉडी के चारों ओर चक्कर लगाती है सर्कुलर, वृत्ताकार या एलिप्टिकल रूप में, तो उसे हम रेवोल्यूशन बोलते हैं। तो पृथ्वी का अगर हम इतिहास देखें तो ये 4.54 अरब वर्ष पुराना है, 4.54 बिलियन ईयर्स। अब इसकी उत्पत्ति के संदर्भ में 2 तरह के थ्योरीज हमारे सामने आती है। पहली तो है दार्शनिक सिद्धांत हैं या हाइपोथेसिस कह लो, परिकल्पना कह लो। और ये परिकल्पनाएं और थ्योरीज में अंतर ये है कि परिकल्पना व्यक्तिगत रूप से बनाई जाती है, और जब उसको अनेक लोग उसका सत्यापन कर दें तो वो थ्योरी बन जाती है। तो जो दार्शनिक रूप से जो प्रस्तुत की गई वो परिकल्पना ही रह गई, सिद्धांत नहीं बन पाए अधिकांश रूप से। और ये फिलोसफिकल थ्योरीज जब हम ऐसे बनी कि जिससे हमने विभिन्न प्रकार के प्लैनेट्स देखे और उनकी उत्पत्ति देखी, उसकी उत्पत्ति के बारे में कयास लगाया गया कि भाई शायद इस तरीके से इसका उद्भव हुआ होगा। तो इसमें सर्वप्रथम जो थ्योरी, अच्छा एक तो दार्शनिक सिद्धांत हो गए, लेकिन साइंटिफिक थ्योरी है वो प्रमाणित थ्योरी है। तो साइंटिफिक के अंतर्गत फिलहाल जो सर्वमान्य है वो है बिग बैंग सिद्धांत ही एक सिद्धांत है जो वैज्ञानिक रूप से जिसका हमें प्रमाणित करके उसको समझा सकते हैं। तो साइंटिफिक थ्योरी में एक बिग बैंग ही है। बाकी दार्शनिक थ्योरीज अगर हम देखें, दार्शनिक सिद्धांत या दार्शनिक परिकल्पनाएं हम देखें, तो इसमें सर्वप्रथम जो विचार प्रस्तुत किए थे वो इमानुएल कांत ने किए थे अपनी वायव्य परिकल्पना के तहत, गैसियस हाइपोथेसिस को हम बोलते हैं। फिर नेबुलर हाइपोथेसिस लाप्लास ने दी, जिसमें नेबुला से पृथ्वी की उत्पत्ति को होना समझाया गया। ये भी हम सब चर्चा करेंगे इसके बारे में। प्लैनेटिस्मस हाइपोथेसिस चैम्बरलिन ने दी, जीन जेफरी ने टाइडल हाइपोथेसिस दी, व्यवहारिक परिकल्पना। रसल ने बाइनरी द्वैत मतलब द्वैतवाद के अंतर्गत, मतलब एक से न होकर 2 से उत्पत्ति होना। तो रसल ने अपनी बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस दी, जिसमें 2 तारों के द्वारा, 2 बॉडीज़ के द्वारा पृथ्वी और अन्य ग्रहों की और सौरमंडल की उत्पत्ति होना समझाया। हॉयल ने सुपरनोवा हाइपोथेसिस दी, ऑटो श्मिट ने इंटरस्टेलर हाइपोथेसिस दी। तो इस तरह की अनेक परिकल्पनाएं हमारे सामने हैं। जैसे मैंने अभी बताया, साइंटिफिक जो नेचुरल साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर जो थ्योरी दी है वो सिर्फ बिग बैंग थ्योरी दी हुई है। तो हमने कुछ थ्योरीज के नाम लिए, अब हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि भाई कौन सी थ्योरी जो है किसने कौन सी थ्योरी दी। तो उसमें सर्वप्रथम आएगी गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ इमानुएल कांत, वायव्य परिकल्पना जो इमानुएल कांत के द्वारा दी गई। तो इसमें सबसे पहले हम ये चर्चा करेंगे भाई अजम्पशंस क्या है इसके। कोई भी हम परिकल्पना देते हैं तो उसके आधार पर हम पहले कुछ मान्यताएं रखते हैं। तो मान्यताएं जब हम रख देंगे उसके बाद में हम उसको विस्तार से उस थ्योरी के पोस्टुलेट्स को समझाते हैं, और फिर उसको क्रिटिसिज्म पर बात करते हैं, इवोल्यूशन करते हैं उसका कि क्या ये थ्योरी सही है या मान्य है, अगर मान्य नहीं है तो क्यों नहीं है। उसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स, धनात्मक और ऋणात्मक पहलुओं पर हम प्रकाश डालते हैं।
तो जो गैसियस हाइपोथेसिस है इमानुएल कांत की, वो ये कहती, उसके दो बेसिक अजम्पशंस हैं। पहला कि उन्होंने एक प्राइमोर्डियल अमorphous मैटर माना जो पहले से वहाँ पर स्पेस के अंदर प्रेजेंट था। तो ये जो प्राइमोर्डियल एमॉर्फस, जो प्राइमोर्डियल का मतलब है देवजन्य, तो ऐसा पदार्थ जो स्पेस के अंदर पहले से मौजूद था, वो देव के द्वारा जनित था और उसकी कोई निश्चित आकृति नहीं थी, अमorphous था वो। और जो भी वो जो पदार्थ या राशि जो थी, विशाल राशि, वो शीत थी, वायव्य के रूप में थी, गैस के रूप में थी और स्टेबल थी। गैसियस पार्टिकल और डस्ट पार्टिकल थे, मतलब छोटे छोटे धूलिकण, और गैसियस पार्टिकल थे जो शीत थे, मतलब उसमें ऊष्मा नहीं थी, और स्टेबल थे, मतलब अपने स्थान पर स्थिर रहते थे। तो ऐसी एक राशि की, विशाल काय राशि की जो पहले से परिकल्पना की गई, वो उपस्थित थी। उनकी दूसरी जो परिकल्पना थी, वो ये कहती थी कि जो नेबुलर पार्टिकल्स थे, मतलब जो उस राशि के जो पार्टिकल्स हैं, पदार्थ जो है, उसके अंदर गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा उसके अंदर गति उत्पन्न हो गई। गति उत्पन्न होना मतलब वो स्टेबल थे, तो वो अपना आप से, स्वयं से एक दूसरे से टकराने लगे, और टकराते टकराते उन्होंने जो है घूर्णन गति, मतलब अपने अक्ष पर घूर्णन उन्होंने चालू कर दिया। ये उनकी दो बेसिक परिकल्पनाएं थी, जिसके आधार पर उन्होंने सिद्धांत समझाया अपना। तो उन्होंने कहा कि भाई जो शुरू में स्टेबल पार्टिकल्स थे, वो एक दूसरे से टकराने लगे, टकरा कर, और उस टकराने के कारण उसमें घर्षण उत्पन्न हुआ, और घर्षण के कारण स्वाभाविक है कि उसमें हीट, ऊष्मा उत्पन्न होगी, और ऊष्मा जो है ताप के रूप में हमें महसूस होगी, तो टेम्परेचर उसके अंदर क्रिएट हो गया। तो पोस्टुलेट उनका सबसे पहला ये था। फिर उन्होंने कहा कि भाई जो आपस में टकराने के कारण, जो वायव्य राशि जो थी, आपस में टकराने के कारण न सिर्फ उसमें तो ही, बल्कि वो स्पिन करने लगी, जैसे बॉल स्पिन करती है अपने अक्ष पर, वैसे उसमें घूर्णन उत्पन्न हो शुरू हो गया, और वो बहुत तीव्र गति से बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। और इसके साथ साथ क्या हुआ कि उसका जो आकार था, जो आकार वायव्य राशि का आकार था, घूर्णन भी बढ़ा और उसका आकार भी बढ़ता गया। ये एंगुलर मोमेंटम का सिद्धांत है कि घूर्णन के साथ आकार में वृद्धि नहीं होती, लेकिन इमानुएल कांत ने कहा कि आकार बढ़ेगा और घूर्णन भी बढ़ेगा, जो एंगुलर मोमेंटम के सिद्धांत के विपरीत है। कोणीय वेग का सिद्धांत ये कहता है कि आकार घटेगा तो गति बढ़ेगी, और आकार बढ़ेगा तो गति घटेगी। लेकिन इन्होंने ये बताया, इमानुएल कांत ने, कि ये वायव्य राशि का आकार आपस में टकराने के कारण ताप उत्पन्न हुआ, और ताप के कारण फैलाव शुरू हो गया, उस इतने बड़ी विशाल राशि का जो है और अधिक फैलाव शुरू हो गया, और घूर्णन भी बढ़ता गया। अच्छा, इस कारण से क्या हुआ कि जो घूर्णन जब बढ़ गया तेज, तो केंद्र अपसरित और केंद्र मुखी दो तरीके के बल लगते हैं। जब कोई वस्तु अपने एक्सिस पर जब घूमती है, तो दो तरीके उसके पर बल लगते हैं, केंद्र अपसरित और केंद्र मुखी। तो जो केंद्र अपसारित बल थे, वो तीव्र घूर्णन के कारण इतने ज़्यादा बढ़ गए कि वो केंद्र मुखी बल को सुपरसीड कर गए, उससे अधिक हो गए। मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स को एक्सीड कर गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जो एक्सेस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब हुआ, केंद्र अपसारित बल जब अधिक हो गया, तो उसमें से शनय शनय छल्ले निकलने लगे। मतलब जो मुख्य राशि थी, उससे 9 छल्ले विलग हो गए, अलग हो गए उनसे। पहले एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां, फिर आठवां, नौवां, ऐसे 9 छल्ले जो हैं उससे विलग हो गए। और ये तप्त छल्ले शनय शनय एक जगह पर एकत्रित होकर एक एक प्लेनेट का उन्होंने निर्माण किया, और मध्य में जो पुंज रह गया, उसने सूर्य का निर्माण किया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि भाई मध्य में जो वायव्य राशि थी, वो सूर्य है, और उसके चारों तरफ जो
धूलीकणों के एक जगह पर एकत्रीकरण के कारण 9 प्लैनेट्स 9 ग्रह बन गए। तो ये इमानुएल कांत ने समझाया। लेकिन अगर हम इसका मूल्यांकन करें तो ये एक परिकल्पना है, जो काल्पनिक बात जैसा इसमें आभास होता है, क्योंकि ना तो उन्होंने ये समझाया कि वो देवजन्य पदार्थ जो था वो कहाँ से आया। दूसरा, जब वो स्थिर थे तो फिर उन्होंने उनमें आपस में टकराव क्यों शुरू हो गया, और टकराव अगर हो भी जाता है तो उसमें वृत्ताकार रूप से घूर्णन कैसे शुरू हुआ, वृत्ताकार रूप से रेवोल्यूशन कैसे स्टार्ट हो गया। और यहाँ तक भी ठीक है, अगर ये हो भी गया तो तीसरी प्रमुख आलोचना ये आई कि जो वेगीय कोण का सिद्धांत है, कोणीय वेग का जो सिद्धांत है, माफी चाहता हूँ, कोणीय वेग का जो सिद्धांत है वह ये कहता है कि आकार बढ़ेगा तो स्पीड कम होगी, जबकि इमानुएल कांत ने इसका विपरीत बताया, जो कि सही नहीं था। इसलिए यह सिद्धांत अधिक सर्वमान्य नहीं हुआ, किंतु यह पहल थी। सर्वप्रथम पृथ्वी कैसे उत्पन्न हुई इसके बारे में चर्चा हमने सुनने को मिली। तो ये 300 वर्षों पहले की कोई इस तरह की बात अगर बताता है तो एक दिशा मिलती है हमें कि हम साइंटिफिकली सोचें और जानें कि भाई पृथ्वी अगर उत्पन्न हुई तो कैसे हुई। ये हमारे ऊपर एक प्रश्न आ गया, जिसको आगे बाद में कई वैज्ञानिकों ने, कई दार्शनिकों ने इसे आगे समझाने का प्रयास किया। कई गणितज्ञ इसमें सामने आए, कई जियोलॉजिस्ट, कई एस्ट्रोनॉमर, इन्होंने कईयों ने अपने अपने तरीके से इसको, जो हम आज तक भी ये रहस्य बना हुआ है कि पृथ्वी अगर वास्तव में उत्पन्न हुई तो कैसे हुई। तो आज के लिए इतना ही। कल हम जो है अन्य 2 सिद्धांत पढ़ेंगे। धन्यवाद।